नमस्कार दोस्तों, मैं भावना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन स्पेशल MCQs के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जो MCQ है वो बार बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर बिहेवियर चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्ड विथ ADHD। क्या पूछा है? ADHD में जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कौन सी देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ADHD क्या है। तो ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे वो ही अपने को क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सिम्टम है वो ADHD के चाइल्ड में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई, ऑप्शन बी कंटिन्यू यूज ऑफ द रिचुअल्स, ऑप्शन सी डिलेड स्पीच डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी इनएबिलिटी टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट थॉट। तो जो ADHD के चाइल्ड होते हैं उनमें मेनली कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई। अगर कोई चाइल्ड ADHD से सफ़र कर रहा है तो वो क्या होगा? इम्पल्सिव होगा। उसको माइन्यूट स्टिमुलेशन देने के रिगार्डिंग वो क्या करेगा? मेजर रिएक्शन शो करेगा। सेकंड मेजर जो सिम्टम होगा, जैसा कि इसके नाम में ही है, अटेंशन डेफिसिट होगा। एक चीज़ पे उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। बार बार वो जो भी थिंग्स करेगा कंसंट्रेट डाइवर्ट होता रहेगा उसका। एक बार एक काम स्टार्ट करने के बाद उसको कंप्लीट किए बिना ही वो दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। एक काम को कंप्लीटली कंसंट्रेट के साथ वो फुलफिल नहीं करेगा। तो ये सिम्टम होते हैं ADHD के चाइल्ड में कि वो ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। कोई भी स्मॉल स्टिमुलेशन की रिगार्डिंग वो क्या है? बिग रिएक्शन शो करता है, हाइपर एक्टिव होता है और लेक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन उसमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन ऑफ्टन इन ए पेशेंट विथ गोनोरिया। गोनोरियल इन्फेक्शन के टाइम पे कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? तो मोस्ट कॉमनली पूछा है, तो मोस्ट कॉमनली जो गोनोरिया इन्फेक्शन है उसके साथ में आपको क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर कोई भी लेडी है वो गोनोरिया इन्फेक्शन से सफ़र कर रही है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि उसके साथ में क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए जो PID डिजीज़ कंडीशन है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स दिया जाता है एंटीबायोटिक का, ताकि अपन जो ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है जैसे कि गोनोरिया है, क्लेमाइडिया, उनको एक साथ ट्रीट कर सके। एक तरह की एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, मिक्स ऑफ एंटीबायोटिक वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है जो भी गायनिकोलॉजिस्ट है उसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लेबर वुड बी नर्स असिस्ट क्राउनिंग। क्राउनिंग जो है वो किस स्टेज में जो नर्स है वो असिस्ट करती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हो क्राउनिंग जो है उसका असेसमेंट कब होगा? सेकंड स्टेज में। कौन से स्टेज में होगा? सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज है, जैसा आप जानते हो, फर्स्ट स्टेज रिलेटेड होती है सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन की स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, जिसमें जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट होता है, वो होती है फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? एंगेजमेंट से लेके एक्सपल्सन ऑफ द फिटस होता है। उसी की जो स्टेप होती है उसमें क्या है? एक स्टेप होती है, वो होती है क्राउनिंग। फर्स्ट स्टेज जो सेकंड स्टेज में होती है, फर्स्ट फेज क्या होगी? एंगेजमेंट होगा, उसके बाद में डिसेंड होगा, उसके बाद में इंटरनल रोटेशन होगा, क्राउनिंग होगी, एक्सटेंशन होगा, एक्सपल्सन होगा फिटस। इस प्रकार से कुछ 8 स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसमें एक क्राउनिंग भी है। तो कौन सी स्टेज में होगी? सेकंड स्टेज में। उसके बाद में है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज रिलेटेड टू द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। तो ये सारी क्या होती है? लेबर है, नॉर्मल लेबर है, उसकी स्टेजेस होती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A mother have been given with the opioid during the labor process. Which among the following drug most commonly ordered by doctor then for the newborn? क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है कि एक मदर है, ड्यूरिंग लेबर उसको क्या दिया गया है? अपोइड दिया गया है। अपोइड क्या है? एक एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ है। क्यों दिया गया है? पेन को रिलीव करने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो गायनिकोलॉजिस्ट है वो क्या रेडी रखेगा न्यूबॉर्न बेबी के लिए? तो क्या रेडी रखेगा?
जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको जो ड्रग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे अपोइड है, इसकी जगह कोई और ड्रग होता है, तो हमेशा अपने को रेडी क्या रखना होता है इस कंडीशन में, रेडी जो भी ड्रग अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसका जो एंटीडोट होता है वो यहाँ पे रेडी रखना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में एंटीडोट जो होता है वो रेडी रखना होता है डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, अपोइड, और अपोइड का एंटीडोट क्या होता है, नेलेक्सोन। तो यहाँ पे रेडी क्या रखेंगे, नेलेक्सोन। अदर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी जो है मॉर्फिन, वो खुद क्या है, एक अपोइड है। उसके बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर अपोइड की जगह दे रखा होता, दूसरी सिचुएशन दे रखी होती और वहाँ पे एडमिनिस्टर किया होता मैग्नीशियम सल्फेट, तो उस कंडीशन में रेडी क्या रखते, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और एड्रेनलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द HIV मोर कॉमनली अकर ड्यूरिंग, वर्टिकली ट्रांसमिशन हो रहा है HIV का कौन सी प्रोसेस में या कौन से पीरियड में होता है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए एंटीनेटल पीरियड, ऑप्शन बी इंट्रानेटल, ऑप्शन सी पोस्टनेटल एंड ऑप्शन डी इक्वल चांसेस ऑल स्टेज। एंटीनेटल का मतलब होता है डिलीवरी होने से पहले, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ है। इंट्रानेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग बर्थ या लेबर प्रोसेस, और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। तो सबसे ज़्यादा HIV वर्टिकली ट्रांसमिशन कब होता है, इंट्रानेटल पीरियड में, जब लेबर डिलीवरी कंडक्ट होती है उस टाइम पे इंट्रानेटल, यानी जब बेबी डिलीवर होता है जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो बेबी है उसमें HIV ट्रांसफ़र होने के, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंटीनेटल पीरियड में भी चांसेस होते हैं और पोस्टनेटल पीरियड में भी होते हैं, लेकिन कंपेयर टू इंट्रानेटल इन दोनों में कम होते हैं, और सबसे कम किस में होते हैं, पोस्टनेटल पीरियड में सबसे कम चांसेस होते हैं वर्टिकली ट्रांसमिशन के। वर्टिकली ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्टिकली ट्रांसमिशन का मतलब है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन है, वो डिजीज कंडीशन है वो स्प्रेड होती है, उसको बोलते हैं वर्टिकली ट्रांसमिशन, यानी मदर से बेबी में स्प्रेड होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी इज मोस्ट सीन इन, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी किस कंडीशन में देखने को मिलेगी। फर्स्ट है ओलिगोहाइड्रोनियस, सेकंड है प्लेसेंटा प्रीविया, थर्ड है ट्विंस प्रेगनेंसी और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो मोस्ट कॉमनली जो अम्बिलिकल आर्टरी है SUA के नाम से भी पूछा जा सकता है। SUA का मतलब क्या होता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है इसको, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के, इसको सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी को SUA भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली SUA सीन होता है वो होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। नॉर्मली अपन बात करें तो इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है, उस टाइम पे जो फिटस होता है उसमें क्या होता है, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है, एक होती है, और अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है, 2 होती है। अम्बिलिकल वेन एक होगी और जो आर्टरीज होंगी वो 2 होंगी। यहाँ पे पूछा है कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, यानी एक अम्बिलिकल आर्टरी मिस मिलेगी, और कौन सी कंडीशन में मिलती है वो, मोस्ट कॉमनली जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब अपन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ब्लड ऑफ द चॉइस फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन द न्यूबॉर्न इज, न्यूबॉर्न में ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन करने की सिचुएशन है, यानी कि ट्रांसफ्यूज आपको करना है, तो आप कौन सा ब्लड है वो वहाँ पे चूज करोगे। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ बेबी, ऑप्शन सेकंड है O नेगेटिव, ऑप्शन थर्ड है बोथ A एंड B, एंड ऑप्शन डी सेम ब्लड ग्रुप ऑफ दैट न्यूबॉर्न। यानी क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे न्यूबॉर्न में, तो उस कंडीशन में आप कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रीफरेंस दोगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। क्यों, क्योंकि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है, अगर चाहे फिटस पॉजिटिव हो चाहे फिटस नेगेटिव हो, उसमें ब्लड ग्रुप चाहे A पॉजिटिव हो चाहे A नेगेटिव हो, या फिर B पॉजिटिव हो या B नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में अगर उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको अपन क्या एडमिनिस्टर
कर सकते हैं, नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फिटस का अपने को दे नहीं रखा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या था, अपन मान लेते हैं उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, तो इस कंडीशन में अपन न्यूबॉर्न है उसको प्रीफर करेंगे ए नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो देना। क्यों प्रीफर करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव वाले को अपन नेगेटिव का ब्लड इजीली दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को कभी भी अपन पॉजिटिव का ब्लड नहीं देंगे। नेक्स्ट है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव जो है वो तो होता ही यूनिवर्सल डोनर है, तो उसको तो दे ही सकते हैं। यहाँ पे देखो सेम ब्लड ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न, सेम ब्लड ग्रुप अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं नो डाउट, बट अपने को पूछा चॉइस, जो चॉइस के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव अगर अपने पास में अवेलेबल है, जैसे कि अपन यहाँ मानना है कि ए पॉजिटिव फिटस है, अगर अपने पास में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों ब्लड ग्रुप अवेलेबल है तो उस कंडीशन में अपन ए नेगेटिव को प्रीफरेंस देंगे। ठीक है, ए पॉजिटिव को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं लेकिन ए नेगेटिव को यहाँ पे प्रीफरेंस देंगे। और यही आपको पूछा है कि चॉइस आप कौन सी लोगे, तो चॉइस अपन कौन सी लेंगे, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द पोस्टर्म प्रेगनेंसी। पोस्टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका कलर कैसा देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए कलरलेस, ऑप्शन बी गोल्डन कलर, ऑप्शन सी ग्रीन कलर एंड ऑप्शन डी इज ब्राउन कलर। तो पोस्टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए। तो पोस्टर्म प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी जो बियॉन्ड कर रही है 42 वीक ऑफ गेस्टेशन, 42 वीक ऑफ गेस्टेशन बियॉन्ड कर रही है फर्स्ट थिंग, या फिर ये हो सकता है कि वो ईडीडी के 2 वीक क्रॉस कर रही है। या ईडीडी क्या होती है? अब ईडीडी होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी जो अपन नेगेली रूल के थ्रू निकालते हैं, उससे अपन ईडीडी निकाल लिए। ईडीडी को जो डिलीवरी है 2 वीक क्रॉस करी है, यानी 2 वीक निकल चुके हैं ईडीडी को, लेकिन डिलीवरी कंडक्ट नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्टर्म डिलीवरी बोलेंगे। तो ये है पोस्टर्म डिलीवरी। अब पूछा क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहता है पोस्टर्म प्रेगनेंसी में? तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो क्या रहता है? कलरलेस रहता है। गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस कंडीशन में रहेगा? जब मेकोनियम एस्पिरेशन होता है। अब मेकोनियम क्या होता है? मेकोनियम फर्स्ट स्टूल जो न्यूबॉर्न के थ्रू पास आउट किया जाता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। तो कई बार चांसेस रहते हैं, कुछ एक कंडीशन होती है जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जो न्यूबॉर्न बेबी है वो मेकोनियम है उसको एस्पिरेट कर लेता है, ड्यूरिंग जेनेटल ट्रैक्ट में एस्पिरेट कर लेता है, उसकी वजह से क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। और ब्राउन कलर किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ब्राउन कलर IUD की कंडीशन में देखने को मिलता है। इंट्रायूटेराइन डेथ अगर हो जाती है तो टोबैको रेड कलर या फिर ब्राउन कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये है कि इसमें पोस्टर्म का ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ऑप्शन पोस्टर्म अगर प्रेगनेंसी जाती है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? सेफ्रॉन कलर रहेगा, सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। सेफ्रॉन कलर कैसा होता है? डार्क येलो कलर, डार्क येलो कलर जो है वो यहाँ पे रहेगा। नॉर्मली बात करें तो कलरलेस होता है। गोल्डन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में होगा, ग्रीन मेकोनियम एस्पिरेशन में होगा, ब्राउन है वो IUD के टाइम पे होगा। लेकिन पोस्टर्म प्रेगनेंसी में कैसा होगा? सेफ्रॉन कलर। यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया हुआ उसके लिए सॉरी। डार्क कलर सेफ्रॉन कलर, डार्क येलो कलर या सेफ्रॉन कलर होता है पोस्टर्म प्रेगनेंसी। ओके, तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग ईच पेरीनेटल चेकअप weight, blood pressure and fundal height need to be document. What is the anthro parameter need to monitor? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रीनेटल चेकअप के टाइम पे ब्लड प्रेशर है, वेट है एंड फंडल हाइट मेजर करती है। इसके अलावा है जो अदर क्या पैरामीटर आप मॉनिटर करोगे, तो अदर पैरामीटर कौन सा मॉनिटर करोगे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीनेटल क्या चेकअप क्या होता है। प्रीनेटल चेकअप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो चेकअप होता है प्रेग्नेंट लेडी का उसको बोलते हैं प्रीनेटल चेकअप। और प्रीनेटल चेकअप जो होते हैं वो अप टू 7 मंथ, यानी प्रेगनेंसी अप टू 7 मंथ तक होगी, तब 1 मंथ में एक बार में 1 महीने में एक बार जो प्रेग्नेंट लेडी है वो चेकअप के लिए आएगी।
प्रीनेटल चेकअप के लिए। और उसके बाद में 8th मंथ में क्या होगा, एक मंथ में 2 बार यानी 15 डे या फिर 2 वीक में चेकअप के लिए आएगी। और 9th मंथ के बाद में क्या होगा, 9th मंथ में क्या होगा, पर वीक चेकअप के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुलाता है। तो ये था प्रीनेटल चेकअप। प्रीनेटल चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितने भी चेकअप किए जाते हैं उनको प्रीनेटल चेकअप होते हैं। यानी कि 7 मंथ तक की जब प्रेगनेंसी है वहाँ पे 1 मंथ में 1 टाइम पे चेकअप होता है। 8th मंथ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 मंथ में 2 टाइम चेकअप हो गया, यानी 2 वीक से चेकअप के लिए बुलाएंगे। और 9th मंथ में क्या है, हर एक वीक है वो चेकअप के लिए आएगी। तो यह है प्रीनेटल चेकअप। तो प्रीनेटल चेकअप के टाइम पे आप कौन सा पैरामीटर है वो इसके अलावा, यानी कि ब्लड प्रेशर दे रखा है, वेट दे रखा है, फंडल हाइट दे रखी है, इसके अलावा आप कौन सा अदर पैरामीटर है वो मॉनिटर करोगे। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे इडिमा को। इडिमा को ही क्यों चेक कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। डिटरमाइन द क्लाइंट RH फैक्टर, मेजरिंग द क्लाइंट हीमोग्लोबिन लेवल, ऑब्टेन द पेल्विक मेजर। अपन ने बोला है कि अपन क्या है असिस्ट करेंगे, इडिमा है इसी को असिस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ईच पेरीनेटल चेकअप, तो ईच पेरीनेटल चेकअप जो है तो RH फैक्टर अपन एक बार चेक करेंगे, वो चेंज होने से रहा, एक बार अपन ने चेक कर लिया, हर बार अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन अपन चेक करते हैं लेकिन हर एक चेकअप में नहीं करते। अगर अपने को सस्पेक्टेड लगता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल बिलो जा रहा है तो उस कंडीशन में अपन चेक करते हैं, लेकिन हर एक चेकअप में हीमोग्लोबिन लेवल है वो चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पेल्विक मेजर, तो ये भी नॉन चेंजेबल है, चेंज नहीं होते, तो उनको भी एक बार ही असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है, हर टाइम पे इसको असेस नहीं किया जाता। तो हर टाइम पे क्या कौन सा साइन अपन असेस करेंगे, इडेमा को, क्योंकि इडेमा कभी भी डेवलप हो सकता है। तो जब भी प्रेग्नेंट लेडी प्री चेकअप के लिए आती है तो वहाँ पे अपन उसका वेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फंडल हाइट चेक करते हैं और उसके साथ में क्या इडेमा को असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग द वर्निक्स कैसोसा। वर्निक कैसोसा के रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट सही है एक्सेप्ट एक के अलावा। ऑप्शंस क्या है, सिक्रेट बाय द सीबेसियस ग्लैंड, मिक्सचर ऑफ द सीबम एंड एपिडर्मिस, appear like the white covering over the screen and it is distributed uniformly। तो कौन कौन से ट्रू है रिगार्डिंग द कैसोसा। फर्स्ट है सिक्रेट बाय द सीबेसियस ग्लैंड, बिल्कुल ये सीबेसियस ग्लैंड है उसी के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है मिक्सअप ऑफ द सीबम एंड एपिडर्मिस, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है अपीयर लाइक द वाइट कवरिंग, बिल्कुल वाइट कवरिंग होती है, वाइट चीज़ी कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं वर्निक्स कैसोसा। इट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, यानी कि एक समांतर रूप से नहीं पाया जाता है। तो ये जो है वो ट्रू नहीं है। बाकी के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू है वर्निक्स कैसोसा की रिगार्डिंग कि ये सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू सिक्रिएट होता है, वो मोस्ट कॉमनली इसमें सीबम एंड एपिडर्मिस होता है, और ये वाइट कवरिंग होती है ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड जस्ट आफ्टर द बर्थ, जो बेबी है उस पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन कब तक, जब तक बेबी टर्म है उस कंडीशन में। अगर पोस्टर्म बेबी आता है आपके पास में, पोस्टर्म डिलीवरी होती है, तो उस कंडीशन में वर्निक्स कैसोसा है वो एब्सेंट मिलेगी, क्योंकि वो क्या डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी प्रेगनेंसी बियॉन्ड जब चली जाएगी। तो पोस्टर्म जब बेबी होगा, पोस्टर्म डिलीवरी होगी, तो वहाँ पे वर्निक्स कैसोसा एब्सेंट मिलेगी। तो ये थे अपने क्वेश्चंस, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी लास्ट क्विज की, क्विज नंबर 2। क्विज नंबर 2 में जो अपने विनर रहे हैं वो है मिस्टर दुर्गेश, जो फर्स्ट रैंक होल्डर है क्विज नंबर 2 के। सेकंड रैंक जो गेन की है वो है मिस्टर सुनील ने, जो सेकंड रैंक पे है। और सेकंड रैंक पे एक और कैंडिडेट है जो है निशा। एंड अब बात करते हैं थर्ड रैंक की। थर्ड रैंक पे है विजय राज। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल पार्टिसिपेंट एंड विनर। अगर आपको भी क्विज कंपटीशन ज्वाइन करना है तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप इन पे मैसेज करके हमारे क्विज में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो कैसा लगा ये बताना है, साथ ही आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।